नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं मनु और आप देख रहे हैं वर्ल्ड 360 विद मनु। खालिस्तान का सपना किसने पाले रखा सालों साल? वो कौन था जिसने खालिस्तान की करेंसी से लेकर डाक टिकट, पासपोर्ट और यहां तक कि एम्बेसी तक बना डाली? जनरल सिंह भिंडरावाला ने कभी खालिस्तान नहीं मांगा था, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि अगर बीबी दे देगी तो मैं इनकार भी नहीं करूंगा। इसी तरह के तमाम सवालात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट रंजीत सिंह जी, और उनके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं रवि रंजन सिंह जी, जो कि झटका सर्टिफिकेट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। सर, आप दोनों का आज के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक अवसर दिया। जी, रंजीत सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ही है कि जो खालिस्तान करेंसी, डाक टिकट, पासपोर्ट, ये सब की शुरुआत करने वाला कौन शख्स था? और इन सब को जानने से पहले हम थोड़ा सा आजादी से पहले किस तरह से ये बातें चल रही थी या नहीं थी हवा में, इन सब बातों पर विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे सर। मैडम, जो खालिस्तान को करंट परिप्रेक्ष्य में, करंट पर्सपेक्टिव में लिया जाता है, और जो आपने डाक टिकट की बात की है, पासपोर्ट की है, खालिस्तान की करेंसी की है, तो जो काउंसिल ऑफ खालिस्तान के प्रेसिडेंट जो लंदन में रहते थे, डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान थे, उन्होंने वो लक्ष्मण सिंह गिल की मिनिस्ट्री में, काली मिनिस्ट्री में, जो पंजाबी सूबा बनने के बाद, जिसमें से पंजाब, पहले आपको मालूम है, पंजाब फ्रंटियर प्रोविंस से लेकर पेशावर से दिल्ली तक हुआ करता था। 47 में पंजाब अटारी, अमृतसर से लेकर दिल्ली तक आ गया, लेकिन 1966 में हरियाणा इसमें से निकल जाने के बाद पंजाब सिर्फ अमृतसर से राजपुरा तक ही रह गया। तो ये जो पंजाब था, इसमें 66 के जो काली मूवमेंट थी, पंजाबी सूबा मूवमेंट जिसको कहते थे, उसके जो पहली काली गवर्नमेंट बनी, वो 9 महीने के बाद टूट गई। तो लक्ष्मण सिंह गिल की मिनिस्ट्री में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पंजाब के, वो थे डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान थे। डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान जैसे काली मिनिस्ट्री टूट गई, उसके बाद ये लंदन चले गए, और वहां से इन्होंने खालिस्तान के जो सबसे पहले इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में, और एक कोई लंदन का पेपर था, बहुत प्रेस्टिजियस पेपर था, मोस्ट प्रोबेबली द इंडिपेंडेंट, उसमें एक एक पेज के इश्तेहार निकाले, जिसमें डिमांड की गई थी कि हमने रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान बना दिया है, आप हमें सपोर्ट कीजिए। उसके बाद 78 से कुछ जरनैल सिंह भिंडरावाले की घटना से कुछ समय पहले इन्होंने अमृतसर आकर एक खालिस्तान का ट्रांसमीटर भी जारी कर दिया दरबार साहब में। वो एक बहुत ही छोटा सा, मतलब रेडियो टाइप था, जिसमें इन्होंने कहा कि हम रेडियो खालिस्तान से बोल रहे हैं। मेरे एक दोस्त थे, आजकल चंडीगढ़ के पास रहते हैं, खरड़ में, वो मैकेनिक थे बेसिकली उन दिनों, रेडियो मैकेनिक थे। उनका कहना है कि ये जब इनका ट्रांसमीटर चल नहीं रहा था, तो ये मेरी दुकान पर आए, तो इनसे कहने लगे कि इसको चालू कर दो। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, इससे कौन सा खालिस्तान बन जाना है जो आप इतना मतलब शोर मचा रहे हो? तो डॉक्टर साहब ने कहा, गांधी ने कौन सा नमक की फैक्ट्री लगा दी थी, लेकिन गांधी ने 2 चम्मच नमक बनाया या नहीं बनाया, लेकिन उससे शोर तो सारे हिंदुस्तान में मच गया कि अंग्रेज नमक बनाने नहीं देते। इसी प्रकार उन्होंने कहा, आप देख लेना, ये मेरा ट्रांसमीटर जो है, खालिस्तान वाला ट्रांसमीटर, ये इशू को सारे इंडिया लेवल पर और वर्ल्ड लेवल पर फैला, ये थी उनकी मतलब जो थॉट थी। जी, रंजीत सर, आपने यहाँ पे ट्रांसमिशन की और इन सब की बात की, ये भी बात उठी थी कि जब 69 में जब वो गए थे भारत से, और जब न्यूयॉर्क टाइम्स और उनमें एडवर्टाइज दिया इन्होंने खालिस्तान एग्जाइल का और इस तरह से, तो जो 1971 में दिए, 71 में, और उससे पहले वो याह्या खान के इनविटेशन पे पाकिस्तान भी गए थे सर, और पाकिस्तान भी इसी बात के लिए गए थे कि वहां से समर्थन लिया जाए और इंडिपेंडेंट खालिस्तान सरकार बनाई जाए। उसके बाद जब इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स और उनमें एडवर्टाइजमेंट दिया, तो जो सिख डायस्पोरा थी अपनी, उन्होंने लाखों डॉलर का इनको एक तरह से डोनेशन भी दिया था। क्या यही पैसा आगे चलकर एक तरह से एम्बेसीज और यूएस और इन सब जगहों में उन्हें इन्वेस्ट करके इजीली सपोर्ट मिला? नो मैडम, मैं वैसे इस बात से मुतफिक नहीं हूँ। वो इसलिए कि आजकल तो चलो ये
पुस्तक एक जीबीएस सिद्धू राव के सीनियर ऑफिसर रहे हैं, इंडियन पुलिस सर्विस के 1964 बैच के ऑफिसर रहे हैं। वो उनकी किताब भी आ चुकी है अब तो, द खालिस्तान कंस्पिरेसी। वो उनका तो ये कहना है कि मुझे एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से दिया गया था, मतलब एक कार्य कि आप वेस्टर्न कंट्रीज में खालिस्तान मूवमेंट के बारे में रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो मैं जब लंदन गया, ओटावा गया, वाशिंगटन गया और अपने सारे रिश्तेदारों और ऑपोजिशन वाले कांग्रेसी, कम्युनिस्ट, अकाली सभी सियासतदानों और सभी फैमिलियों से मिला, तो मुझे तो खालिस्तान का कोई सपोर्ट ही नजर नहीं आया। जब मैंने वो खालिस्तान रिपोर्ट आकर इंडिया में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दी, राव को दी, सीनियर अपने को RN काओ जी को, तो उसके बाद उन्होंने किसी और अफसर की ड्यूटी लगा दी। तो अब हो क्या रहा है, जो आजकल इंडिया में हो रहा है, जब नॉट जस्ट कि इंडिया, एवरी डेमोक्रेसी में ही होता है, चाहे इंग्लैंड हो या अमेरिका, कि आप एक पहले फ्रैंकस्टीन मॉन्स्टर खड़ा कर लेते हो। फ्रैंकस्टीन मॉन्स्टर खड़ा करते करते कभी कभार तो वो आपके कंट्रोल में रह जाता है, कभी आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो फिर वो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं चलती चीज, तो फिर आपको उसके बाद कुछ ना कुछ हार्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं, या कुछ सख्ती भी करनी पड़ती है। ये काम पंजाब में भी हुआ, ये पाकिस्तान के आजकल बलोचिस्तान में भी हो रहा है, ये कश्मीर, पाकिस्तान वाले कश्मीर में भी हो रहा है और इंडियन कश्मीर में। जी, बिल्कुल आपने सही कहा रंजीत जी। रवि जी, आपने रंजीत जी की बात सुनी। हम जगजीत सिंह चौहान पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने इस सपने को पाला और इसको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर गए। आपकी इस पर क्या राय है कि वो कहां तक पहुंच चुके थे? देखिए, ये जो 69 में जिस समय उनका जाना हुआ और उनका जाना, चौहान का जाना, लक्ष्मण सिंह गिल की मिनिस्ट्री गिरना, और ये रंजीत सिंह इस पे ठीक रोशनी डाल सकते हैं कि वो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री जो थी, अकाली मिनिस्ट्री कांग्रेस में चली गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो उसमें जो उसके उस मिनिस्ट्री को गिरवाने वालों में से, वो करने वालों में से इस आदमी का, इस शख्स का डबल रोल रहा था। ये कांग्रेस के साथ भी रहे, ये अकालियों के साथ भी रहे। और इसमें क्योंकि सारे तथ्य अब हमारे सामने नहीं है, कुछ सुनी सुनाई बातें होती हैं, कुछ ये होता है, तो उसमें ये भी है कि उस समय ये प्रधानमंत्री कार्यालय के बहुत चक्कर लगाते थे जब ये मंत्री थे, और शायद कुछ समय ये हेल्थ मिनिस्टर भी शायद रहे थे पंजाब में। एडिशनल चार्ज था, दो 3 महीने के लिए एडिशनल चार्ज था इनके पास। हाँ जी जी। तो बतौर ये हेल्थ मिनिस्टर, एक स्टेट का हेल्थ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के पास क्या डिस्कस करने आ रहा है कि डिस्पेंसरी कहाँ बनानी है और किस गांव में करना है, मतलब वो एक समझ से परे की बात है। चलिए, ये गए आए, ये हुआ। अब उस समय पैरेलल क्या हो रहा था, जिस समय 70 में एक कॉन्स्पिरेसी खड़ी हुई थी, क्योंकि ये अगर हम पीछे जाए तो जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। 2 स्टेट्स थी, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, और वेस्ट पाकिस्तान की 3 प्रोविंसेस थी, प्लस एक आधी प्रोविंस और लगा लो, फाटा। तो ये हालांकि इनके नाम बदलते रहे, पहले इसका नाम पख्तूनिस्तान था, फिर फ्रंटियर उसका नाम बना एक स्टेट का, जिसे अब फिर पख्तूनिस्तान वगैरह बोला जाता है। अब ये जब 1947 में पाकिस्तान का जन्म होना था, उससे पहले ही पाकिस्तान में दरार पड़ गई थी, क्योंकि जो और 46 में ही बांग्लादेश जो है उसने, मतलब आज जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, यानी ईस्ट पाकिस्तान जो है, उसने वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने की एक डिमांड रख दी थी कि हम इनके साथ नहीं रह सकते हैं। और उनमें उनका जो कारण था वो एक बड़ा जेन्युइन रीजन था कि अकेले ईस्ट पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो इन तीनों प्रोविंसेस से ज्यादा थी, तो राष्ट्रीय भाषा बंगला होनी चाहिए। अब हिंदी अगर भारत की भाषा है, राष्ट्रीय भाषा अगर है, तो वो इसलिए नहीं है कि हिंदी बहुत अच्छी है और तमिल में कोई कमी है या पंजाबी में कोई कमी है, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। तो कन्वीनियंस यही होगी कि बजाय कि हम एक छोटी स्टेट की भाषा को राष्ट्रीय भाषा बना दे, एक बड़ी भाषा बनेगी तो कम, मतलब ये अच्छा रहेगा। और यही डिमांड बंगालियों की थी और बड़ी जेन्युइन डिमांड थी।
इसके साथ साथ एक चीज और थी कि ये जो 3 भाषाएं थी यहाँ की, ये अपना स्क्रिप्ट खो चुके थे। यानी जो सिंधी भाषा का कभी स्क्रिप्ट होता था, लंडे या क्या उसको बोलते थे, वो स्क्रिप्ट खत्म हो चुका था और ये पर्शियन अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। यानी ये अपने में पूरी भाषा नहीं थी, केवल बोली रह गई। वेयरएज जो बंगला थी वो ना खाली एक पूर्ण भाषा थी अपने में, उसके पास एक अपना स्क्रिप्ट, एक अपना साहित्य था और वो अपनी जड़ों से नहीं कटे थे। दे वर प्राउड ऑफ बीइंग बंगालीज। मुसलमान होते हुए भी उनको बंगाल प्राउड था और वहां पे हिंदुओं की तादाद भी इन तीनों स्टेट से ज्यादा थी। अब क्योंकि अगर जमहूरियत आती है, लोकतंत्र आता है, तो जो रूल करेगा वो सबसे बड़ी स्टेट करेगी। आज अगर भारत में हम बिना भेदभाव के एक जेन्युइन बात करता हूं तो यूपी से प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस सिक्किम से ज्यादा है। वहां से 1 एमपीआर है, वहां से 80 एमपीआर है। तो इसमें कोई ये नहीं कि हम सिक्किम से भेदभाव कर रहे हैं, और उसके चांसेस 80 के बाद आएगा। तो ये स्थिति वहां पे भी थी। तो एग्जैक्टली इन तीनों स्टेट्स के जो एमपीज का नंबर था वो उससे अकेला ईस्ट पाकिस्तान का ज्यादा था। पर अब ये चीज जो है, ये खालिस्तान से कैसे जुड़ती है, ये जड़ें वहां तक जाती हैं। हम खाली हमारे साथ आज अब हम इसको समस्या को देखते हैं, हम डायग्नोज उसको करना शुरू करते हैं। एक भिंडरवाला था, बड़ा खतरनाक आदमी था, उसकी बड़ी लंबी मूछें थी और ये था और वो था। वहां से शुरू हम प्रॉब्लम करते हैं और वहीं पे खत्म कर देते हैं। और आज 2 तरह के ग्रुप हैं। एक तो जरनैल सिंह भिंडरवाले को भगवान मान रहे हैं, एक भगवान था और एक भिंडरवाला था, और दूसरा एक ग्रुप है जो उसको शैतान मानता है। वेयरएज भिंडरवाला इन दोनों में से कुछ भी नहीं था, वो एक ऑर्डिनरी आदमी था। अब जो अगर उसको शैतान मानता है वो था कहता है, और जो भगवान मानता है वो थे कहते हैं कि भिंडरवाला जी संत जी थे। अब इशू उसको बजाय इसके कि हम इस पे फाइट करें कि भिंडरवाला शैतान था कि भगवान था कि ईश्वर का रूप था या क्या था, उसमें हर आदमी में कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां होती हैं, और आप में भी है, मेरे में भी है। तो हम इंसान को इंसान ही रहने दें और उसको ग्लोरीफाई ना करें या डी ग्लोरीफाई भी ना करें, न्यूट्रल होकर अगर बात सोचे। तो भिंडरवाले ने एक तो खुल के कभी खालिस्तान की बात नहीं करी, मेरे को कम से कम मेरी नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं आया। हाँ, ये जरूर था उसका कि अगर बीबी दे देगी तो मैं मना नहीं करूंगा। ये दोनों चीजों में फर्क है, डिमांड करना, उसके लिए जद्दोजहद करना, और कि अगर दे दोगे तो मैं रिफ्यूज नहीं करूंगा। ये 2 चीजों में थोड़ा फर्क आता है। पर जिस वक्त हम सारा ब्लेम एक आदमी पे डाल देते हैं कि यही इसी की वजह से सब कुछ हुआ, तो उसमें जो पीछे जेन्युइन, जैसे यहाँ पे दिल्ली में एक होता है ना कि गैंग्स कैसे काम करते हैं, कि पुलिस का नाका है तो एक आदमी जाके वहां पे कोई छोटा सा क्राइम करेगा, शराब पी के गाड़ी चला रहा होगा, पुलिस वालों से भिड़ेगा और पीछे से असली क्रिमिनल निकल जाता है। तो इसी उसमें एकदम फोकस करके एक आदमी को, केवल एक आदमी को विलेन बना दिया कि इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। उसमें ये हुआ, अब यहाँ पे ना तो मैं कोई सर्टिफिकेट देने वाला हूँ कि भिंडरवाला कैसा था, उसकी वजह से क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, ये हमारा विषय नहीं है। तो आज का मैं जो समझ रहा हूँ, विषय ये है कि एक आदमी के ऊपर ब्लेम डालने से पीछे कौन कौन निकल गया। जैसे आज जिस आदमी की बात हो रही है, जगजीत सिंह चौहान की, वो ना खाली खुल के समर्थन गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई, खालिस्तान के पासपोर्ट इशू करे, करेंसी छापी, पोस्टल स्टैंप छापी, और यहाँ तक पता लगता है कि उसकी जो एक चिट्ठी थी वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री पहुंची भी। यानी एक स्टैंप जो रिलीज करी वो खाली स्टैंप तक नहीं रही, उन्होंने अपने एक लिफाफे पे लगाई और उसको पोस्ट करा, यूके से पोस्ट करा। मतलब यूके से जो पोस्ट हो रही है वो ब्रिटिश स्टैंप पे नहीं पोस्ट हुई, वो खालिस्तान के, और वो किसी इक्वाडोर या किसी कंट्री में चिट्ठी पहुंचती भी है। बिल्कुल। अब इसमें कुछ ना कुछ केयरलेसनेस, ओवरसाइट हो गया, या इसमें कोई प्लान तरीके से करा, या कि जो यूके का पोस्टल स्टैंप ही नहीं है वो यूके के पोस्ट ऑफिस से निकला। तो ये चीजें कुछ आती हैं सुनने में। फिर पासपोर्ट बनाया, करेंसी बनाई, और
एक कंट्री से, इक्वाडोर से रिकॉग्निशन भी ले लिया, ठीक है। और अगर एक कंट्री से और ले लेते या 2-4 और कंट्री से ले लेते तो यूएन में उस आदमी ने अपना केस भी ठोक देना था कि यस ये है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ एक पैरेलल जो फंडिंग थी वो 78 से ज्यादा आई। उससे पहले जो अब हम 71-72 की बात कर रहे हैं, उस समय कोई ऐसे लाखों डॉलर हो सकता है उसके अकाउंट में आए हो, मगर सिखों ने नहीं दिए, मतलब दिए होंगे मगर उस तादाद में नहीं दिए जो 78 के बाद सिखों की तरफ से आया। अब ये, और ना खाली ये था, इन्होंने अपने कोई आइलैंड भी खरीद लिए थे कि जिस, अब आपका पासपोर्ट भी हो गया, आपकी पोस्टल स्टैंप भी हो गई, आपकी करेंसी भी हो गई, आपका एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी हो गई, और एक अब आपको लैंड भी मिल गई है। तो लैंड मिल गई है तो गवर्नमेंट उधर शिफ्ट हो जाएगी, तो कंट्री बन गया। अब तो कुछ रहा नहीं, अब यूएन भी रिकॉग्नाइज करेगा कि आपके पास एक लैंड है, एक पासपोर्ट है, एक करेंसी है। तो ये इतना बड़ा षड्यंत्र था, जो जैसे वो एक, मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था, एक ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ पे एक स्कूटर वाले को रोक लेते और पीछे एक ट्रक निकल जाता है, क्यों? वो झगड़ा सारा फोकस कहीं और चला गया। तो ये डी फोकस हो रहा है असली प्रॉब्लम से। तो इस तरह के जो लोग थे जो उन्होंने डैमेज करी, और उसके बाद वो आदमी अपनी रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए दोबारा भारत आता है, अपने गांव में आता है, उसके खिलाफ एफआईआर, वेजिंग वार अगेंस्ट द स्टेट वगैरह 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 सब कुछ केसेस दर्ज है। मगर वो बड़े आराम से दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरता है और वहां से अपने समर्थकों के साथ अपने गांव में जाता है और बाकी की जिंदगी वहीं पे गुजारता है। तो अब इसमें कौन कौन जिम्मेदार है? वो वहां कैसे पहुंचा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे क्यों नहीं अरेस्ट हुआ? और उसके बाद भी एक जर्नलिस्ट को उसने बोला, जी अब तो आपने खालिस्तान छोड़ दिया, डिमांड उसकी, या उसका सोपन छोड़ दिया वगैरह। नहीं, अब मैं ये कह रहा हूं, मैं वॉयलेंस से नहीं लूंगा, अब इस बुढ़ापे में आके अब मैं, तो वो जो जिसने इसको हवा दी, जिसने इसको वो करा, उस आदमी को हम बिल्कुल छोड़ देते हैं कि जैसे वो कल्प्रिट था ही नहीं, और हमारा फोकस कहीं और हो जाता है। तो मेरा कहना है कि वहां फोकस करने से ये आदमी बचता है। ये जो 70 की हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, तो उस समय 47 की, 46 में जब वो अलग होना चाहते थे, और जब ये डिसाइड कर लिया पहले जिन्होंने कि हम बंगला को बनाएंगे, बाद में ये हुआ बंगला नहीं बन सकती। भाई क्यों नहीं बन सकती? सबसे बड़ी वो भाषा है, और उसके पास एक अपना स्क्रिप्ट है। आपकी तो भाषा ही पूरी नहीं है, जो, क्योंकि पंजाब में अगर वो गुरमुखी में लिखते तो इस्लामिक आइडेंटिटी खतरे में आने थी, तो उसके लिए उसका उन्होंने एक सब्स्टिट्यूट निकाला, क्योंकि गुरमुखी भाषा जो है ये शारदा स्क्रिप्ट के ऊपर से आई है, उसका एक फॉरवर्डेड फॉर्म है, और जो पंजाबी को हूबहू रिप्रेजेंट करती है। तो उसके लिए एक शाहमुखी नाम से स्क्रिप्ट तैयार किया गया। अब उसमें यह हुआ कि जो अल्फाबेट्स शारदा में थे, क्योंकि वो यहाँ के वो भाग को देख के, यहाँ के कल्चर को देख के, यहाँ की बोली, यहाँ की डिक्शन को देख के बने थे, वो उसमें स्क्रिप्ट में नहीं थे, ना अरबिक में, और ये उर्दू में भी नहीं था। इस तरह हमने, क्योंकि यहाँ पे हम पा बोलते हैं, पाकिस्तान, पिताजी, तो अरबी भाषा में पा नहीं बोला जाता, तो अरबी भाषा को हूबहू अडॉप्ट नहीं कर सका उर्दू का स्क्रिप्ट। इसमें कुछ आपको और अल्फाबेट्स डालने पड़े पा जैसे। इसी तरह शाहमुखी जो थी वो पूरी तरह से पंजाबी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती थी। अब गुरमुखी को तो हटाना है, पर उसके बदले कुछ है नहीं, ना आप शारदा स्क्रिप्ट लेना चाहते हैं, ना संस्कृत लेना चाहते हैं, ना देवनागरी लेना चाहते हैं, क्योंकि ये लेने से तो इस्लामिक आइडेंटिटी खतरे में आ जाएगी। अब बंगालियों की इस्लामिक आइडेंटिटी नहीं खतरे में आ रही बांग्ला भाषा से, मगर पंजाबियों की गुरमुखी से आइडेंटिटी खतरे में आ जाती थी। यही हाल वहां के सिंधियों का और इनका था, पठानों का था। आपने अपना स्क्रिप्ट तक छोड़ दिया तो आपकी कैसी भाषा रही? अब आप बोल ही रह गए हैं। अब ये सारी जो स्ट्रगल हो रही थी, तो यहाँ पे बांग्लादेश के अलग होने के बीज तभी डल गए थे।
अब उसको रोका कैसे जाए कि बंगाली पावर में ना आए। तो बड़ा पंजाबियों को, पाकिस्तान के को अपने ऊपर घमंड था, मान था कि हम बड़े सुपर रेस हैं, हम लंबे चौड़े गोरे चिट्टे पंजाबी हैं, ये बंगाली हमसे छोटे हैं कद में, ये काले हैं रंग के, तो ये हमारे ऊपर कैसे रूल करेंगे। अब इसको रोकने का एक ही तरीका था, मार्शल लॉ, जो 14 अगस्त 1947 से लेके आज 2021 जुलाई 12 तक लगा हुआ है। कांस्टेंट वहां पे, कभी डिक्लेयर्ड और कभी अनडिक्लेयर्ड। पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री इतना पावरफुल कभी नहीं हुआ कि वो अपनी मर्जी से सांस ले सके। अपनी मर्जी से उसको अगला सांस लेने से पहले जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी से पूछना पड़ता है। और जो नहीं, इसमें से जो थोड़ा इधर उधर लाइन से होने की कोशिश करता है, फिर उसका हाल जो होता है वो आपको पता ही है। प्रधानमंत्री, सरकारें दुनिया भर में बदलती हैं, मगर पूर्व प्रधानमंत्रियों को फांसी वहीं दी जाती है, जनरलों को गोली वहीं मारी जाती है। ये एक उनका। अब उससे जो बांग्लादेश कटा, उसका जो कल्चर आया वो उससे भी खतरनाक आया, क्योंकि पाकिस्तान में जितने कू हुए, मिलिट्री ने टेक ओवर करे, वो पीसफुल थे। उस समय जनरल को गोली, पीएम को गोली नहीं मारी गई है, जनरल को नहीं मारी गई अगर उसको टेक ओवर करा। बाद में उसे कहीं सजा वजा हुई। मगर यहाँ पे बांग्लादेश में जो कू हुए वो गोली मार के हुए। ये अब हमारा हम जो खालिस्तान की बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं, तो अब ये बढ़ता गया, इनके बीच में, इनके दरमियान फासले बढ़ते गए। और इसी वजह से एक कॉरिडोर जिन्हा चाहते थे कि दोनों पाकिस्तान मिल जाए, और हमारा, क्योंकि ही वाज ऑफ द फर्म बिलीव दैट वी आर वन नेशन एंड टू कंट्रीज। तो जब वन नेशन टू कंट्रीज हैं तो वो टू नेशन होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि आपका संपर्क ही नहीं होगा। और भारत से अगर शिप भी जाना है तो वो नीचे से, श्रीलंका से और 100 मील नीचे से होता हुआ घूम के जाएगा। दैट मीन्स के उनका संपर्क है ही नहीं आपस में। तो वो कंट्रीज कब तक इकट्ठे रहेंगे। और वो भूभाग जो आपसे कटा हुआ है, हजारों मील दूर है, बीच में भारत है जिसको आप दुश्मन समझ के बैठे हुए हो, वो आपको एयर स्पेस नहीं देगा, तो आप कट के अलग हो ही जाओगे। तो इसलिए दोनों की इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं थी। इसको जिन्ना समझ रहे थे तो वो कॉरिडोर मांग रहे थे। जिन्ना साहब बहुत इंटेलिजेंट थे, कम से कम जो हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो उन मूर्खों से वो बहुत इंटेलिजेंट था। तो अब इन लोगों की तो हम मूर्खता की दास्त पढ़े तो फिर शायद कई सेशन इनकी एक एक मूर्खता के ऊपर लगाने पड़ेंगे। इस सारे इसमें क्या होता क्या है कि डिमांड उसकी जब है और उसको कंट्रोल अब कैसे किया जाए। ये तो मेजॉरिटी है, ये तो हम पे रूल कर देगी, हम बड़े सुपीरियर रेस हैं। ये मछली पकड़ने वाले उस समय की अगर आप अखबार पाकिस्तान की देखें तो जोक्स बकायदा क्रैक होते थे। और क्या नाम, माछीबू इनके बोलते थे कि आपके मुंह से मछली की बदबू आती है, और इस तरह के लाहौर में और जो हॉस्टल्स में पढ़ते थे उनके ऊपर वो होते थे। और एक कोई बड़ा सीनियर आर्मी ऑफिसर था, शायद ब्रिगेडियर रैंक का था, बंगाली, वो जब आया तो उसने कहा कि साहब, अपने किसी कुलीग से पूछा कि सामान मेरा सारी ग्रोसरी आ गई है आर्मी स्टोर से, मगर इसमें कुछ चीजें मिसिंग है, जैसे टूथब्रश नहीं है और टॉयलेट रोल नहीं है। तो वो हंस पड़ा, भाई तुमने क्या करना, यही कहीं जंगल वंगल में चले जाओ। और जहां तक टूथब्रश की बात है तो सुबह मछली के कांटे से दांत साफ कर लेना। तो इस तरह का बिहेवियर रहा था उस समय हॉस्टल्स में जो बच्चे पढ़ रहे थे बंगाली, उनके साथ। तो नेचुरली बात है, जब ऐसा बिहेवियर आप करेंगे तो रिसेंटमेंट होगी ही होगी, और वो बढ़ती गई। अब वो बढ़ते हुए ये हुआ कि शेख मुजीब रहमान वहां के एक लीडर बने, और उनके ऊपर एलिगेशन लगाया जाता था कि ये बंगाली नहीं है, ये पठान है। अब ये दबी चली उसमें होता था कि अब उसमें फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो उनका कद था वो पठानों से ही मैच करता था। तो अब एलिगेशन लगाने वाले लगा देंगे कि ये तो पठान है, भाई ये तो है ही नहीं। अब बीइंग ए पॉलिटिशियन उसने इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करी। यहाँ पे 65 की वार के बाद
हालात ऐसे हो चुके थे कि अयूब खान अपने को एक दुनिया विश्व विजेता समझने लगा था कि मैंने शायद दुनिया जीत ली है। और पर्टिकुलरली शास्त्री जी के डेथ के बाद तो उसने ये समझा कि मैं हूं। और उस समय जो प्रैक्टिकली थी उससे डी फैक्टो जो प्रेसिडेंट प्लस प्राइम मिनिस्टर थे वो जुल्फकार अली भुट्टो थे। और ये एक सिर्फ शराबिया बन के रह गया था जिसको शाम को शराब चाहिए और उसको कुछ नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। ये जो भुट्टो, एवं इसमें एक किस्सा आता है, किसी पाकिस्तानी राइटर ने लिखा था कि जब शास्त्री जी का निधन का पता लगा तो भुट्टो उसके किसी आदमी ने जाके रूम में बताया तो उनका था, जो शब्द इस्तेमाल करे वो ये थे, शैतान मर गया। आगे से भुट्टो का ये था कि किसका, उनका क्या हमारा। ये आपस में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की एक अंडरस्टैंडिंग थी, इतना प्यार था प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में, तो उसके लिए दोनों ही शैतान थे। और ये इनके डिफरेंसेस बढ़ते गए, मगर 77 आते आते और ज्यादा डिफरेंस, सॉरी 77 कह रहा हूँ, ये 70 आते आते 69 में शायद उसको हटा दिया गया था। 69 में उनके डिफरेंसेस इतने बढ़ चुके थे कि अब ये एक उस पे नहीं आ सकते थे, मगर उसने कुछ ऐसे प्रोमिसेस और कुछ ऐसा कर दिया था जिससे इलेक्शन अब टल नहीं सकती थी। और उस इलेक्शन में विजयी होके निकले शेख मुजीब रहमान। तो अब शेख मुजीब रहमान, जब भुट्टो, पहले तो वो अलग होना चाहते थे, बांग्लादेश अलग चाहते थे, और भुट्टो उन्हें अलग कर नहीं रहा था। आर्मी भी नहीं उन्हें अलग करना चाहती थी क्योंकि वो उनकी कॉलोनी थी, जब जाते वहां से उठा के कुछ भी ले आते, लूट कर देते, सूट कर देते। और बहुत बड़ी इकोनॉमी, प्लास्टिक चलने से पहले, प्रचलन होने से पहले, हमारे भारत में भी आपको याद होगा जितने जूट, सीमेंट होता था, गेहूं होती थी, जूट बैग्स में पैक होती थी। और जूट की दुनिया भर में बड़ी डिमांड थी, और वो सबसे ज्यादा उसका फर्टाइल एरिया जूट का जो था वो आज का बांग्लादेश था। मगर वहां का जो रेवेन्यू था, जो वहां से कलेक्शन होती थी, उसकी ओनरशिप या तो पंजाबियों के पास थी या पाकिस्तानी आर्मी के पास थी। यानी इसका कहते हैं ना कि इस गांव का एक ही मालिक है, नहीं सर, मैं और मेरा घोड़ा 2 मालिक हैं, हम दोनों की चलती है इस गांव में। तो एक पंजाबी, एक पाकिस्तान आर्मी, मतलब पंजाबिस्तानी आर्मी, और एक पंजाबी, ये ओन कर रहे थे सारे जूट के बिजनेस को। तो रेवेन्यू वहां से आ रहा था। तो इसमें एक, मैं थोड़ा सा समय लूंगा क्योंकि ये, तो एक कोई शायर बुलाया गया बांग्लादेश से, जो आके कसीदे पढ़े कि पंजाब बहुत बढ़िया है, लाहौर बहुत बढ़िया है। तो अब वो गन पॉइंट पे जब आर्मी उठा के लाएगी तो बेचारा क्या कर सकता है। तो उसने खूब कसीदे पढ़े, साहब ये ऐसा, लाहौर जैसी सड़कें तो ढाका में हो नहीं सकती, ये नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह। तो जिस वक्त वो निकलने लगा तो उसने कहा, जी मेरे को बहुत पसंद आया लाहौर। ये फौजी, तो उसने लोगों से बात करी, तो और मैं जाते वक्त एक चीज चाहता हूँ कि यहाँ की मिट्टी को मैं चूम के जाऊं। तो रनवे के ऊपर वो उसने किस कर दिया रनवे को, सब बड़ी। और फिर वो बोला कि ये इतना मैंने लाहौर देखा, इतना रावलपिंडी देखा, इतना ये देखा, इतना अच्छा बना हुआ है, लेटेस्ट इसमें कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, पुराना तो था ही अच्छा, अब और अच्छा बन रहा है। तो मैं खुशबू इसलिए इसको चूम रहा हूँ कि इसमें से मुझे पटसन की खुशबू आ रही है, यानी जूट की खुशबू आ रही है। मतलब मेरा पैसा तुम्हारा शहर बन रहा है। अगर वो फौजी जो थे, उनको जब तक समझ आई, वो अपनी फ्लाइट लेके वापस जा चुका था। पहले तो वो बहुत खुश हुए, जैसे हम कई बातों में बहुत खुश होते हैं। तो क्योंकि शुरू बात रंजीत जी ने करी थी ट्रांसमीटर से, तो अभी कल भी मैं एक बता रहा था ट्रांसमीटर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे जब युद्ध होता था तो एक यूसुफ खान नाम का एक नाचने गाने वाला था जिहादी वुड में, हलाली वुड में, तो उसके घर से ट्रांसमीटर पाए गए। तो इसी तरह हम बड़े खुश होते हैं कुछ चीजों के, वो बहुत अच्छा आदमी था। तो इसी तरह ये भी पंजाबी बड़े खुश हुए
फौजी कि वो तो हमारी बड़ी तारीफ कर गया, हमारी मिट्टी को चूम गया। जब समझ आई तो तब तक वो उड़ चुका था कि ये करके क्या। ये जो बंगालियों को इतना परेशान करा गया, इतना तंग करा गया, रिजेंटमेंट हुआ। अब जब इलेक्शन हो गई तो जो भुट्टो साहब से उनसे लगभग डबल सीटें निकाल लाए अपना मुजीब साहब। अब क्योंकि मुजीब ने आना ही आना था, पहले मुजीब अलग होने की बात कर रहे थे, अब भुट्टो ने एक स्टेटमेंट दी, तुम वहां हम यहाँ, दोनों खुश। अब वो अलग करना चाह रहे थे, मगर अब यहाँ पे मुजीब रहमान अलग नहीं होना चाह रहे थे कि मैं इतने से उसका क्यों बनूं, मैं तो लाहौर का भी और पेशावर का भी, मैं तो पूरे पाकिस्तान का पीएम बनूंगा। तो ये कुछ स्थिति ऐसी हो गई कि पुलिस वाला कह रहा है चोर को भाग जा, एक फिल्म आई थी ऐसी। वो कह रहे मैं तो नहीं भागूंगा, मेरे ऊपर केस करो। तो यही स्थिति लगभग ऐसी हो गई कि कल तक जिसको कह रहा था कि मुझे अलग करना है, अब वो कह रहा था अलग नहीं होना। अब ये क्योंकि भुट्टो साहब की मजबूरी ये थी कि अगर बांग्लादेश साथ में रहता है तो हर बार बंगाली प्रधानमंत्री आएगा, और अगर अलग कर देता हूं तो ये आर्मी वाले जो है ये बागी ना हो जाएं कि आपने एक हमारा हिस्सा तोड़ दिया। तो या तो यहाँ पे रूल बंगाली करेगा या पंजाबी करेगा, और ना मैं बंगाली हूं ना मैं पंजाबी हूं, अपनी तिगड़म से यहाँ बैठा हूं। अब इस स्थिति में क्या होता है कि इसको अलग करना जरूरी हो गया। तो इसको अलग अगर करेंगे तो आर्मी बगावत ना कर दे, इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया। उसमें हमारे बहुत सारे लोगों का भी दिमाग चला और उनका भी दिमाग चला। वो ये है कि कुछ हिस्सा पंजाब का वो जीत लो, ये एक नूरा कुश्ती हो, इस तरह की बातें चली। और वहां से एक डिमांड मतलब एक खालिस्तान की डिमांड को बढ़ावा देना 70 में ही शुरू कर दिया गया। जिस समय भिंडरवाला की जो उम्र थी और जो वो वहां पे दमदमी टकसाल में वन ऑफ द स्टूडेंट्स या वन ऑफ द सीनियर्स थे। आगे दमदमी टकसाल किसने जाके कमांड लेना ये पता नहीं, आर्मी बहुत सारे लड़के ज्वाइन करते, चीफ कौन बनेगा ये बात की बात है। आप 10 साल पहले 5 साल पहले नहीं बता सकते कि क्या होगा। हाँ, मगर यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो बांग्लादेश वार के हीरोज थे उन सबको प्रताड़ित करा गया, क्योंकि उस समय की जो प्रधानमंत्री थी, अब वो युद्ध किस लिए चाहती थी करना, कि मानिक शॉ के और उनके बीच के जो डायलॉग्स हैं वो बिल्कुल क्लियर करते हैं कि उन्होंने कहा यू आर हियर टू फाइट अ वॉर, इट इज नॉट, आई एम नॉट हियर टू फाइट अ वॉर। मेरी नाक आपसे लंबी है, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं, आई एम हियर टू विन द वॉर। मैं युद्ध जीतने के लिए लड़ूंगा, मैं युद्ध लड़ने के लिए नहीं लड़ूंगा। तो ये सब कुछ इस तरह की घालमेल इधर चल रहा था। अब इस समय में जो भिंडरवाले की अगर बात करें, उनका जो राइट हैंड मैन थे सुबेग सिंह, मुक्ति वाहिनी में उनका बड़ा योगदान था। बाद में उनको ऐसे ऐसे ऑर्डर्स दिए गए कि जेपी को अरेस्ट करो, ये करो, विच ही रिफ्यूज्ड। ठीक है, जैसे जनरल सिन्हा ने मना कर दिया था कि ये पुलिस का काम मैं नहीं करूंगा, और बाद में जनरल सिन्हा को भी इसके लिए प्रताड़ित किया गया। तो उसके बाद इसमें एक ऐसा हुआ था, जो सुबेग सिंह इनके साथी थे, एक इंक्वायरी में उन्होंने ये एक जनरल कॉल थे, टीएन कॉल, जो नेहरू जी के रिश्तेदार थे, उनके ऊपर कोई करप्शन चार्जेस थे कि, और इन्होंने उसको सपोर्ट करा था, यस इनके ऊपर करप्शन चार्जेस ठीक है। तो ये आप एक तरफ से, और कॉल साहब को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दी गई थी कई जगह, और आगे उनके जो रोल्स रहे हैं वो भी छुपे हुए नहीं है, क्योंकि जो भी था जैसा भी था, क्योंकि हमारी आर्मी का चीफ बना था, तो उसके बारे में अब ज्यादा कहना ठीक नहीं है, मगर सब चीजें मौजूद हैं। तो सुबेग सिंह को क्या मिला कि उसको नौकरी से एक दिन पहले अरेस्ट कर लिया गया, और जिसके ऊपर उससे 100 गुना बड़ा एलिगेशन था उसको चीफ बनाया गया, क्योंकि वो तो बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से था। ये तो जनरलों की फैमिली से थे जिन्होंने, मगर उस समय की सत्ता में इनकी फैमिली कहीं नहीं थी, कोई इनका भाई चाचा कोई प्रधानमंत्री नहीं था, कोई राष्ट्रपति नहीं था। अब ये कौल साहब को, ये लाहौर में इन्होंने एजुकेशन ली और
पंजाब से इनका कोई ज्यादा प्यार था, और इनके लड़के के बारे में भी बोला जाता है पंजाब में कुछ ऐसी चीजें हुई थी कि he was messing with, और वहीं पे उनका एक्सीडेंट हुआ। उनके खैर ईश्वर उनके बेटे का जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अब रिटायर होते ही इस जनरल को जो थ्रू आउट मतलब उनकी भारतीयता का एक ही वो था कि पहचान, ये करप्शन और वो एक पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी के खिलाफ थे, ये दुनिया जानती थी। उनको फिर 1978 में भेजा जाता है कनाडा हाई कमिश्नर बना के। तो ये अगर हम अलग अलग चीजें देखें तो इनमें हमारे को कोई कॉमनैलिटी नजर आ रही है। उनका वहां जाना, जगजीत सिंह चौहान का यहाँ होना, और इस सारे रोल में वहां पर जाके, और उसके बाद 78 के बाद वहां पे कनाडा में ज्यादा शोर मचा जब एक हमारे हाई कमिश्नर पहुंचे। उसके बाद से कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई, और इधर ये 71 की वार में भी ये काफी ऐसी चीजें हुई, क्योंकि जो सिखों ने रोल करा, सभी ने करा, चाहे वो गोरखे हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो हों, मतलब वो नहीं, वो पर्टिकुलरली उस समय की सरकार को नहीं भाया कि हमने तुमको लड़ने को कहा था। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, एक कोई वकील साहब थे, उनके किसी दोस्त का कोई केस हो गया, तो छोटा सा जैसे पंचायत वगैरह होती है ऐसी क्वाजी कोर्ट में वो गए और वहां पे हार गए। तो वकील साहब ने अपने दोस्त को समझाया, कोई बात नहीं, हम तहसील में जाएंगे, वहां जीतेंगे केस। अब 2-4 साल तहसील में लगे, वहां पर भी वो हार गए। तो कोई बात नहीं, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, इनको तो जजों को पता ही नहीं कानून, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके जीतेंगे। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हार गए, तो उन्होंने कहा साहब हम तो हारते ही जा रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, ये तो जज मिल गया था, हाई कोर्ट में हम जाएंगे। अब इतने में 20-30 साल गुजर गए, जज साहब वकील साहब भी बूढ़े हो गए, और जो जिसका केस था वो भी बूढ़ा हो गया, और वो हाई कोर्ट में गए, सिंगल बेंच पे, वहां पे भी हार गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब हम डबल बेंच में जाएंगे हाई कोर्ट। तो ठीक है साहब, आप तो मेरे दोस्त हो, जाओगे। अब इतने में जो वकील साहब थे, इनका लड़का भी कोई फॉरेन से पढ़ के आ गया, डिग्री विग्री लेके, वो भी वकील बन गया, पिताजी के साथ प्रैक्टिस करने लगा। तो एक दिन पिताजी ने कहा, भाई ऐसे है कि तुमने सारा काम मेरा संभालना है, मेरी उम्र भी हो गई है, तो आप जाओ, ये हमारे जो मित्र हैं जिनका केस चल रहा है, एक आप इस पे डेट ले आओ, नेक्स्ट डेट। तो बेटा गया, शाम को आया, पिताजी के चरण स्पर्श करा, उनको एक बढ़िया सा मिठाई का डिब्बा दिया, एक गरम सूट, ड्राई फ्रूट वगैरह, और 1 लाख रुपया पिताजी के हाथ में रख दिया। बोले क्या हुआ बेटे? बोले हम वो केस जीत गए। तो पहले तो पिताजी ने ऊपर से नीचे तक देखा, और फिर अपने बेटे को एक थप्पड़ मार दिया। बोले क्या हुआ पिताजी? मैं तो जीत के आया हूँ। उसने कहा मूर्ख, मैंने तेरे को डेट लेने के लिए भेजा था, केस जीतने को किसने कहा था? अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट तक जाना था, तेरी 2 बहनों की शादी करनी है, एक की करी है, अभी इतने बड़ी हमने 2 कोठियां बनाई हैं, अगर हम ऐसे ही केस जीतते रहे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो तेरे को जीतने को किसने कहा था? तो इस तरह की सियासतें भी चलती रही कि हमने कहा था आप युद्ध करो। तो वो जो लोग जो युद्ध भी चाहते थे और जीत नहीं भी चाहते थे, ये एक बहुत बड़ी लॉबी थी, और उन्होंने उनसे गिन गिन के बदले लिए जिन्होंने ये युद्ध जितवा दिया। मानिक शाह साहब की पेंशन जो एज जनरल उन्हें मिलती रही, मगर एज चीफ उनको पेंशन नहीं मिली, और वो जाके अब्दुल कलाम साहब ने कभी कई साल बाद जाके, जब वो अब मिड 90s में या 92 ईयर्स की एज में थे, तब जाके उनको पेंशन मिली। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी है, कहने का मतलब है ये 71 की वार में ही शुरू हो गई थी, और उसी समय इनकी इधर मिनिस्ट्री टूटती है, इधर वो आदमी आके मिलता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आता है, जाता है, कोई बातें तय होती हैं या नहीं होती, क्या हुआ, उसके बाद वो लंदन जाता है, गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाता है, और उसके बाद ये एक स्पेशल जो हमारा हाई कमिश्नर जाता है, उसके बाद ये सब शुरू होता है। तो इस सारे सिनेरियो में अगर हम 2 आदमियों को कंपैरिजन करें, तो
जिसको हम सबसे बड़ा कल्प्रिट आज मान के चल रहे हैं, उसका कहीं रोल ही नहीं है। और रोल होगा कि भाई कोई किसी बस रोक दी, या जैसे एलिगेशन है जी कम्युनिटी को, ये सब तो हो सकता है, मार दिया, ये सब तो हालांकि है कि नहीं ये भी एक डाउटफुल चीज है, इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये अलग बात है। मगर इसके बियॉन्ड इतनी बड़ी जो साजिश रची गई, करेंसीज छापी गई, वहां पे आइलैंड्स खरीदे जा रहे हैं, और वो ये सब हो जाना था, मगर इन बिटवीन कुछ ऐसा हो गया कि कुछ लोग जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे वो नहीं रहे। अब नई टीम को ये समझ नहीं आई। इस दौरान वही हुआ, वकील साहब की तरह चौहान साहब भी बूढ़े होके घर आके बैठ गए, और ये तो अभी चलना था उन्होंने, पर वो भी अब ईश्वर ने उन्हें भी बुला लिया, मगर आखिर तक उस आदमी ने अपनी डिमांड नहीं छोड़ी। तो सवाल यह है कि दोषी कौन? एक आदमी पे दोष मंडने से हम नहीं बच सकते, और जो क्लियरली जो कह रहा है कि मैं नहीं मांग रहा, अगर दे दोगे तो मैं मना नहीं करूंगा। बाकी एलिगेशन सच झूठ वो है, मगर जिस आदमी ने ये करा और उसके जो सपोर्टर्स थे, चाहे वो भारत की सियासत में हो या बाहर हो, वो उनके ऊपर हम आंख बंद कर लेते हैं क्योंकि हमारा फोकस कहीं और चला जाता है, या उनको बचा लिया गया इतिहास में उनको पिन पॉइंट करने से। आज किसी अखबार में चौहान के बारे में नहीं छपता कि चौहान ने क्या करा, और उसने जो डैमेज करी वो इररिवर्सिबल है। बाकी चीजें भी हुई, ऐसा बात नहीं है कि अकेला वो जिम्मा, मेन कल्प्रिट वो था। ये इतनी मेरी सबमिशन है। रंजीत जी, आपने रवि जी को पूरा विस्तार से सुना। यहाँ पर दो सवाल मैं जरूर उनके साथ ही ऐड ऑन करना चाहूंगी, फिर आपसे जानना चाहूंगी कि एक तो सरकार से कहाँ चूक हुई, सब कुछ उनकी आंख के नीचे ये हो रहा था। ये 71 से पहले का ही एक रास्ता बनना तैयार हो गया था। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जब वो पाकिस्तान गए, याह्या खान से मिले उनके स्टेट गेस्ट के हिसाब से, और वहां पर वो ननकाना साहिब भी गए, और वो एक कॉरिडोर की बात कर रहे थे कि भारतीय पंजाबी सिख जो यूथ है भारत का, उसको अट्रैक्ट किया जाए पाकिस्तान में रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उनको फीडबैक दिया जाए खालिस्तानी कंसर्न में। उसके साथ सारे हालात हो गए। और जब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया 84 में जाके, ये 71 के बाद की मैं बात कर रही हूँ, कि 84 में 12 जून को बीबीसी पे उनका एक इंटरव्यू होता है यूके में। और जब जर्नलिस्ट उनसे पूछते हैं कि क्या आप चाहते हैं, आप सोचते हैं कि मिसेस गांधी गवर्नमेंट लेट डाउन हो जाएगी, तो उनका क्या जवाब था कि नहीं, कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि मिसेस गांधी और उनके परिवार का सिर कलम कर दिया गया है। और उसके हमें पता ही है 31 अक्टूबर को ये हुआ भी, और वो कहते हैं कि सिख यही करेंगे। उसके बाद थेचर गवर्नमेंट ने उनको एक तरह से इंडिकेट किया कि आप अपनी एक्टिविटीज को हमारे लॉ के अकॉर्डिंग कीजिए, लिमिटेड कीजिए, और इस तरह की बातें फिर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यूके छोड़ा। भारत में जब वो आए 89 में, और पहले उनकी बीवी को परमिशन मिली और फिर इनको मिली, तो जब इन्होंने खालिस्तान का, आनंदपुर साहिब के एक गुरुद्वारे में खालिस्तान का झंडा भी लगाया, और यहाँ पे एक जो पार्टी भी बनाई थी इन्होंने, खालसा राज पार्टी करके शायद। तो जब ये सब चीजें हुई जी, फिर भारत सरकार ने, जब वो खालिस्तान का झंडा भी इन्होंने यहाँ पे यूज किया और ये भी किया, लेटर हेड सब कुछ बने, भारत सरकार ने इनका पासपोर्ट रद्द कर दिया था। और उसके बावजूद यूएसए ने विदाउट पासपोर्ट इनको यूएसए में वेलकम किया, जिसपे ऑब्जेक्शन भी किया था भारत सरकार ने। तो ये जो मतलब ये भारत से बात चली, लेकिन इसमें यूके का, कनाडा का, यूएसए का स्टार्टिंग से इन्वॉल्वमेंट तो था ही, चाहे कम लेवल पे था। तो इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं, और सरकार ने क्यों गलती की? इतना बड़ा जो एक डिजास्टर चल रहा था पैरेलली, उससे आंख बंद किए रखे और सेकेंडरी इधर डिस्प्यूट शुरू कर दिया, भिंडरावाला और अकालीज और इस तरह का। ये सब इंटरकनेक्टेड है सब। मैडम, पंजाब को जैसे समझना है तो आप एक सेकंड के लिए आज के अफगानिस्तान की तरफ नजर उठा लीजिए। अफगानिस्तान में जो लोग पहले रशिया के खिलाफ लड़ रहे थे, अमेरिका उनको हथियार दे रहा था, उनकी गवर्नमेंट भी बना दी तालिबान की, लेकिन तालिबान ने जब लदेन ने अटैक किया अमेरिका के ट्विन टावर्स पर, तो उसके खिलाफ वार और टेरर शुरू कर दिया। और आज आप पिछले 2-3 महीने से देख रहे हैं, पिछले 3 दिन में इंडिया के सारे हाई कमीशन के डिप्लोमेट्स हैं जो वो कंडाहार से
या और शहरों से वहां से वापस दिल्ली आ गए। तो इसका मतलब है ये गेम पंजाब में खालिस्तान के नाम पर खेली गई थी, ये अफगानिस्तान में भी खेली जा रही थी और अब खेली जा रही है। लेकिन इसके साथ में एक बात ऐड ऑन करना चाहता हूं कि सिख कम्युनिटी में 1945 में भी श्रोमणी अकाली दल ने और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखों की प्रीमियर इलेक्टेड बॉडी थी, उनका एक आजाद पंजाब का प्रस्ताव था 1945 का और उसके बाद 1946 का। तो और इस आजाद पंजाब के प्रस्ताव को हिंदू महासभा के भाई परमानंद जी और वीर सावरकर जी की भी सहमति थी। जैसे भाई साहब रवि रंजन सिंह ने बताया कि जिना एक कॉरिडोर मांग रहे थे, लाहौर से लेकर अमृतसर और अमृतसर से कोलकाता और कोलकाता से ढाका तक, कि पाकिस्तान के ईस्ट और वेस्ट विंग दोनों को जोड़ा जा सके। इसको काटने के लिए हिंदू महासभा के जो तब प्रेसिडेंट थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने और उसके जो पूर्व प्रेसिडेंट थे वीर सावरकर जी, विनायक दामोदर सावरकर जी, जो एक इंडियन रेवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने 1857 इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की बुक भी लिखी थी और जिनका 1909 से लेकर 1947 तक एक रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री है जिनकी। उनके कहने पर हिंदू महासभा और श्रोमणी अकाली दल ने जब ये डिमांड किया कि हमें पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जैसे यदि स्टेट वाइज बनता तो पाकिस्तान की सरहद दिल्ली चली जानी थी, तो अकाली दल और हिंदू महासभा के ने जब लॉर्ड माउंटबेटन से डिमांड की कि हम सिख जब पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहते, हिंदू पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहते, तो आप कैसे दे रहे हैं, तो फिर रेडक्लिफ मिशन बनाना पड़ा, जिसके कारण जो सरहद थी दिल्ली से बाहर करनाल से लेकर दिल्ली से या करनाल से कह लो उठकर जहां अटारी तक आ गई, गुरदासपुर तक आ गई। इसी प्रकार उधर ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दो बंगाल बन गए। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, कोलकाता जो था वो इंडिया में आ गया, इधर अमृतसर इंडिया में आ गया। तो ये मैंने इसलिए कह रहा हूं कि जो आजाद पंजाब की पॉलिटिक्स थी 1945 में या 1946 में, वो सिखों की एक डिमांड तब तो एक हालात में थी 47 के, लेकिन इसके साथ ही साथ सिखों के एक सेक्शन में हमेशा ही पिछले 200 वर्ष से डिमांड चल रही है कि हमारा कभी लाहौर पर झंडा हुआ करता था, हम इंडिया को प्रोटेक्ट करते थे, हम खैबर सूबे को हमने इन्वेजन से बचाया था, हम हमलों से बचाया था। अहमद शाह अब्दाली के वक्त में जो हमले हुए थे तो लोगों में एक कहावत घर कर गई थी, एक कहावत चला करती थी पंजाब में, खादा पीता लाएदा बाकी अहमद शायदा, क्योंकि लूटमार इतनी ज्यादा होती थी कि आदमी को लगता था कि बचाने का कुछ फायदा ही नहीं, ना दुकानदार को ना किसान को, क्योंकि जब मैं मेहनत करूंगा तो जो बचेगा वो तो अहमद शाह अब्दाली ले जाएगा। उस दौर में जो सिखों ने जब ये इसको फिनोमेनन को एंड किया, मुस्लिम इन्वेजन को, अफगान इन्वेजन को, तो वो खैबर तक खालसा राज का जो झंडा फहराया गया, जिसकी राजधानी लाहौर बनी महाराजा रणजीत सिंह के वक्त, ये सिखों की मेमोरी से कभी भी नहीं निकला। और आज भी जब दिल्ली में आप किसी महफिल में बात कर लो दिल्ली में, चाहे वो डिप्लोमेट्स की महफिल हो, चाहे बिजनेसमैनों की हो, चाहे हो, तो जब सरदारों से मखौल होता है तो वजह है कि सरदार साहब जो है, सरदार साहब के जुबान पर हो या ना हो, लेकिन किसी भी सरदार को कहेंगे आपके दिमाग में तो खालिस्तान घूमता ही रहता है। तो खालिस्तान का मतलब, उसका मतलब ये नहीं होता खालिस्तान, उसका मतलब महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज आपके दिमाग में घूमता रहता है। तो ये एक सिखों के सेक्शन की डिमांड के साथ जब आप इसमें एजेंसियों को साथ में, एजेंसियां भी रल जाएंगी, इंडिया की राव रल जाएगी, या CIA आ जाएगी, जहाँ M15 आ जाएगी इंग्लैंड की, या कनेडा की कोई एजेंसी, तो ऑटोमेटिकली ये जो है एक एक्सक्लूसिव मिक्सचर बन जाता है, जिसकी आम लोगों को बहुत बड़ी कीमतें चुकानी पड़ती है। और संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवाले जो थे, जो दमदमी टकसाल के मुखी थे, तो आप मार्क टुली की किताब को पढ़कर देख लीजिए, अमृतसर मिसेस गांधी लास्ट बैटल, तो उनके दिमाग में साफ ही लिखा है कि जो मतलब एक पान बन गए थे, मतलब ये शतरंज के मुरों के मतलब बीच में पाकिस्तान और इस्लामाबाद और दिल्ली के बीच, क्योंकि उन दिनों इंदिरा गांधी का झुकाव था जो रशिया की तरफ था, तो उसके कारण इसको प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में CIA और अमेरिका भी यूज कर रहे थे, जैसे तालिबान को यूज कर रहे थे अफगानिस्तान में। इसलिए जब इन एजेंसियों की गेमें, बड़े मुल्कों की गेमें चलती हैं, तो इसमें जो इंटेंडेड और अनइंटेंडेड, मतलब चाहे या अनचाहे रूप में आपको मतलब पुष्पान, जो चाहे संत जरनैल सिंह खालिस्तान मांगे या ना मांगे, वो चाहे या ना चाहे,
लेकिन सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो खालिस्तान का सिंबल बन जाता है, उसको बना दिया जाता है। क्योंकि एक दो बात मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ, उसका चलो एविडेंस तो अब नहीं है, क्योंकि पंजाब में एक अकाली दल का एक फैक्शन था, महंत सेवा दास सिंह। मैं उनसे 2-3 बार मिला दिल्ली में। वो इंदिरा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी पीसी अलेक्जेंडर के और संत जरनैल सिंह और भिंडरावाले के बीच के मतलब गो बिटवीन थे, बिचौलिए कह लो, उनके गो बिटवीन थे। तो उनका एक बड़ा स्पष्ट मत था कि मैं जब शायद 1 या 2 जून को वो संत जरनैल सिंह को मिले अकाल तख्त पर, जब मोर्चाबंदी हो चुकी थी, इधर पंजाब में सीआरपी भी थी, आर्मी को भी मतलब ऑर्डर हो चुके थे कि पंजाब की तरफ मूव करना है लास्ट एफर्ट के तौर पर। तो उनका कहना है कि मैं जब अकाल तख्त पर गया तो उन्होंने कहा आ गए इंदिरा के भगतो। तो मैंने कहा संत जी आपने तो कह दिया इंदिरा के भगतो, अब आपके आदमी मुझे छोड़ेंगे नहीं, ये तो मुझे मार डालेंगे। तो कहने लगे नहीं, जहां मेरा ही राज चलता है आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप ये बताओ कि बीपी ने स्नेहा क्या भेजा है, कौन सा मैसेज भेजा है। तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा है कि आप ऐसे कर लो, चंडीगढ़ ले लो और अकाल तख्त साहब की जथेदारी ले लो, आपको तो धर्म प्रचार करना है, तो आप जहां अकाल तख्त से ऊपर निकल कर नीचे आ जाओ। तो संत भिंडरावाले ने क्या कहा कि आप 1966 में पंजाब बन चुका है एक अलग सूबा, लेकिन चंडीगढ़ की राजधानी आज तक 18 वर्ष हो चुके थे 1984 को। आज भी देख लो 1984 के बाद 37 साल और निकल चुके हैं, 37 ईयर्स आ गए, चंडीगढ़ तो अभी भी पंजाब को नहीं मिला। तो संत जरनैल सिंह ने डिमांड की कि आप इंदिरा जी से कहो कि आप पार्लियामेंट में एक ऐलान कर दीजिए कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया गया है, तो मैं ऑटोमेटिकली मोर्चा कैंसिल कर दूंगा, तो लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ना मुझे लड़ने का शौक है। तो उन्होंने कहा देखो मैं आपका मैसेज पहुंचा दूंगा, लेकिन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा ये मुझे नहीं मालूम। तो उसके बाद महंत सेवा दास सिंह अकाल तख्त के बाद सीधे वो चंडीगढ़ में प्रोफेसर स्वरूप सिंह थे, पंजाबी के हेड थे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, उनके घर गए, रात रहे वहां से। उन्होंने पीसी अलेक्जेंडर को फोन किया और जो प्रपोजल थी बताई, लेकिन आगे पीसी अलेक्जेंडर ने सुनी या कम सुनी, या उन्होंने इंदिरा गांधी तक पहुंचाई या नहीं पहुंचाई, इसके बारे में उनको भी नहीं मालूम। तो इसके लिए मैं एक बात तो कह सकता हूँ स्पष्ट रूप में कि संत जरनैल सिंह भिंडरावाले का कॉन्सिलिएटरी रवैया था लास्ट डेज में, चाहे वो लड़ाई की तैयारी में थे, पूरे लड़ने के मूड में भी थे। तो उनकी एक बात होती थी कि हम जो है ऑनरेबल एग्जिट चाहते हैं, और एक दूसरी बात जो भाई साहब ने की है रवि रंजन सिंह ने, जनरल शबीर सिंह का इंटरव्यू है तवलीन सिंह के साथ। तवलीन सिंह तब टेलीग्राफ की रिपोर्टर हुआ करती थी। ये इंटरव्यू जो था ये 26 मई को लिया गया था अकाल तख्त में, उसी मोर्चाबंदी के हालात। उसका हेडलाइन जब ये छपा तो पंजाब में ये छपा करीब 16 जून के करीब, 16 या 17 जून को 1984 को द टेलीग्राफ फ्रॉम कोलकाता अखबार है उसमें। तो उसका हेडलाइन था आई एम ए फाइनर पैट्रियोट देन इंदिरा गांधी। जनरल शबीर सिंह ने उसमें क्लेम किया था, जो भाई साहब के कह रहे हैं, इसी बात को करते हुए कि मैंने 12 वर्ष की ड्यूटी दी है, हाई आल्टीट्यूड ड्यूटी श्रीनगर में और लद्दाख में, जो कोई भी मिलिट्री अफसर नॉर्मली नहीं देता। मैंने नॉर्मली सारी लाइफ में अपने वाल नहीं कटाए, केस नहीं कटवाए, लेकिन बांग्लादेश वार में मुझे पठान बनकर जाना पड़ा, तो मुक्ति बानी खड़ी करने के लिए मैंने सिर के केस भी कटाए और दाढ़ी को भी कटाया। ये था उनका मतलब ये इंटरव्यू। उन्होंने कहा मैंने तो देश के लिए अपने धर्म को भी छोड़ा, लेकिन देश ने मुझे क्या दिया कि जिस दिन मुझे रिटायर होना था, रिटायर होने से एक दिन पहले मुझे कैशियर कर दिया गया, पेंशन भी खत्म कर दी गई मेरी। और उनकी पेंशन का जब केस चला तो आपको हैरानी होगी कि पेंशन का केस सुप्रीम कोर्ट तक डिसाइड होते होते 24 या 25 मई को डिसाइड हुआ 1984 को। तब जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न 24 या 25 मई 1984 को वो केस डिसाइड हुआ। तो जनरल शबीर सिंह के जो बात कर रहे हैं, जो एक उन्होंने वी के कॉल की जो बात की है, जनरल वी के कॉल की, वी के कॉल जंग के दौर में ड्यूटी उनकी हमेशा हुआ करती थी दिल्ली में, सेफ जोन, लेकिन जैसे ही जंग खत्म हो जाती थी, कोई 65 की वार हो या 71 की हो या 62 की वार चाइना की, तो ड्यूटी फील्ड में, लेकिन जब जंग हो रही होगी तो ड्यूटी दिल्ली में। तो ये उस इंटरव्यू में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था। तवलीन सिंह जे आपको इंटरव्यू द टेलीग्राफ की फाइलों में भी मिल जाएगा, तवलीन सिंह का जो जर्नलिस्ट हैं दिल्ली के उनके पास भी मिल जाएगा, और जो और उस दौर की बुक्स हैं उसमें भी आपको पूरे का पूरा मिल जाएगा। इसलिए ये बात सिर्फ ये नहीं है कि जनसीज की गेम है, इसके साथ जो सिखों में एक सेंटीमेंट है कि जैसे भाई साहब ने बताया
कि हमसे ये थोड़ा कहा गया था कि बांग्लादेश को बना ही दो या जीत लो। आपको तो कहा गया था कि ट्रबल क्रिएट करनी है, लेकिन सिखों ने तो मतलब ये काम कर दिया, जहाँ जनरल मानक शाह ने भी ये काम कर दिया कि बांग्लादेश को अलग ही कर दिया। तो अब ये जैसे सिचुएशन हो जाती हैं ऐसी, तो उसके कारण एक कम्युनिटी में भी, जहाँ जनरल्स में भी रिजेंटमेंट आ जाती है। क्योंकि मुझे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने 2002 में, मैं उनके साथ कोई इंटरव्यू कर रहा था, तो तब उन्होंने मुझे बताया कि मैंने भी शवेग सिंह के केस में आर्मी जनरल से कहा कि यार आपने उसका प्रमोशन रोक दिया है, उनको मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बनने दिया, तो आप ऐसे करो, पेंशन का क्यों झंझट खड़ा करते हो। तो उन्होंने कहा मेरी किसी ने मानी नहीं। तब मतलब उनको क्या मालूम था कि आगे कुछ भिंडरावाड़ा आएगा और जो भिंडरावाड़े के साथ मिलकर मतलब काल तख्त पर मतलब लड़ाई का एक नया मोर्चा खोल देगा। इसलिए जो जब आप गेम प्लान करते हो तो जो जरूरी नहीं होता कि वो गेम आपके हाथ में रहे, जब उस गेम के सारे मतलब फायदे हैं वो आपको ही मिले। इसी प्रकार एक हरतोज सिंह बल का आर्टिकल है दा कारावान में, ये जून 2014 को 30 years of ब्लू स्टार, 30 years आफ्टर ब्लू स्टार द में है, द शैटर्ड डोम। तो उसमें आप उस वक्त के सभी किरदार जो दमदमी टकसाल की तरफ से लड़े, जहां आर्मी की तरफ से लड़े, तो उनको देख लीजिए। जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं सारे के सारे कह रहे हैं कि यार जनरल शवेग सिंह को जो लड़ना ही था तो हमारे साथ पाकिस्तान के साथ लड़ता, मतलब जनरल शवेग सिंह को इंडियन आर्मी की तरफ से लड़ना चाहिए। एक IAS ऑफिसर जो उस दिन जनरल शवेग सिंह की लाश को जब अकाल तख्त से घसीट कर बाहर निकाला जा रहा था, तो एक IAS ऑफिसर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आए थे। वो IAS अफसर जनरल शवेग सिंह को 1971 से जानते थे, जब वो अगरतला में त्रिपुरा में हुआ करते थे, वो जहाँ DC होंगे, जहाँ जॉइंट साइड, जहाँ कमिश्नर होंगे, जो भी। तो उनका भी ये कहना था कि मुझे यार देखकर बड़ी हैरत होती है और जिंदगी मतलब कितनी गमगीन लगती है कि एक आर्मी जिसको इंडियन आर्मी को लीड करना चाहिए था पाकिस्तान के खिलाफ, वो आदमी इंडिया की आर्मी के साथ लड़ाई में अपनी जान गंवा रहा है। और उसकी लड़ाई में फिर आप फॉल्टलेस उसकी मोर्चाबंदी को देखोगे तो फॉल्टलेस लगती है। और इतने में नुकसान इंडियन आर्मी का मतलब 65 वार में नहीं हुआ, 71 की वार में नहीं हुआ। तो आप आज भी देख लो रिकॉर्ड से निकालकर, आर्मी कमांडर सारे जो लोअर लेवल से लेकर ऊपर तक जिन्होंने ब्लू स्टार ऑपरेशन में भाग लिया, उनके मतलब बात दिमाग में एक बात साफ थी कि जनरल शवेग सिंह को यदि लड़ना था तो इंडियन आर्मी की तरफ से लड़ना चाहिए था। लेकिन चलो सिचुएशन ऐसी बन गई है कि अब क्या हो सकता है। इसलिए मैं दूसरी बात कहनी चाहता हूं, इन बातों का जो सोल्यूशन लॉन्ग टर्म है, अब ये तो सिंपली हो जाता है ना कि जैसे आपने कह दिया कि ये सिचुएशन बनी क्यों, लेकिन लॉन्ग टर्म जो सोल्यूशन मैं समझता हूं, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के, सेकंड वर्ल्ड वार के और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ यूरोप से लेसन है, वो लेसन ये है कि आपको पंजाब में या बलोचिस्तान में, जहाँ कश्मीर में या अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को अलाउ करना चाहिए। चाहे कोई लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे कोई सेंटर का हो, कोई भी व्यू पॉइंट का कोई आदमी हो, उसको डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का राइट देना चाहिए। जब एक लॉन्ग टर्म डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलने लगेगी तो आप एक बात देखोगे कि जैसे बंगाल में है, पहले कांग्रेस थी, उसके बाद कांग्रेस आ गए, उसके बाद ममता बनर्जी आ गई, आजकल ममता बनर्जी और बीजेपी में फाइट है। तो इसका मतलब है कि आप वायलेंट साइकिल से बाहर निकल कर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आ जाते हो। पंजाब में भी आप 84 के बाद देखो तो काली कांग्रेस, काली कांग्रेस, काली कांग्रेस, काली कांग्रेस, इस प्रकार का मतलब गेम चल पड़ता है, जो एक मतलब मैं समझता हूँ रिलेटिवली हार्मलेस है। इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन भी होती है, कोई वायलेंस नहीं होती, और इसके साथ ही लोगों के मरने मराने की कोई नौबत नहीं आती। इसलिए मैं जो सोल्यूशन ओरिएंटेड, जो मैंने कहा कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटी होना चाहिए, इसके साथ साथ ये मतलब है लॉन्ग टर्म में खालिस्तान जैसे मसलों को नजिठने का, उनको टैकल करने का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, जो एज ए पॉलिसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको इंडिया में, दिल्ली में लागू करना। जी बिल्कुल सर, ये चर्चा मैं चाहती थी कि थोड़ी आगे बढ़े, लेकिन हमारे पास वक्त भी खत्म हो रहा है। लेकिन मैं आप दोनों से परमिशन चाहूंगी कि हम इसका सेकंड पार्ट जरूर करें, क्योंकि अभी कई सारे सवालात हैं, व्यूवर्स के भी हैं। और लेकिन उससे पहले मैं 2 सवाल जरूर लेना चाहूंगी जो हमारे पिछले प्रोग्राम में व्यूवर्स ने पूछे थे। इसमें एक नॉन स्ट्रेंजर करके नाम है और एक है कुलदीप सिंह जी, 2 हमारे वो हैं। एक ने लिखा कि डू यू हैव एन आंसर टू 1978 में जो किलिंग 13 पीसफुल प्रोटेस्टर्स की हुई थी और गवर्नमेंट ओन्ड निरंकारियों ने वो किया था एक तरह से,
और वो जस्टिस आज तक टेबल टू टेबल घूम रहा है। दूसरा, कुलदीप सिंह ने जो सवाल पूछा वो ये है कि निरंकारियों ने पहली गोली चलाई और उन्हें हथियार सरकार ने दिए थे। इन दोनों पर रंजीत जी आप या रवि जी दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है सर। मैं निरंकारी कांड के बारे में एक बात बड़ी स्पष्ट कर देता हूं कि निरंकारी, जैसे मैंने आपको बताया कि संत जरनैल सिंह को चाहे आप पान समझे या कुछ समझे, चलो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आदमी बन जाता है, इसी प्रकार निरंकारी बाबा का संत जरनैल सिंह के साथ कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन इंसिडेंटली क्या हुआ, क्योंकि मैं जो अमृतसर में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर थे अमृतसर के कुलदीप सिंह जजुआ, उनके साथ मेरी एक लंबी इंटरव्यू मतलब हुई थी आज से करीब 10 वर्ष पहले। तो वो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मुझसे बाद में प्रकाश सिंह बादल ने, मुख्यमंत्री ने कहा कि यार आपने इसको अलाउ क्यों किया निरंकारी फंक्शन को। ये मैं भाई साहब के क्वेश्चन के जवाब में बता रहा हूँ। तो कुलदीप सिंह जजुआ ने कहा, जो डिप्टी कमिश्नर थे, कि मैं उस फंक्शन को रोक कैसे सकता था, क्योंकि उस फंक्शन में पंजाब केसरी, जगबाणी, हिंद समाचार ग्रुप के मालक लाला जगत नारायण आ रहे थे। उसमें पंजाब सरकार के मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे हेतभिलाषी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तब नाम था भारतीय जनसंघ, तो हेतभिलाषी भी उसमें आ रहे थे। उसमें वीर प्रताप और प्रताप उर्दू अखबार हैं जलंधर के, उनके एडिटर वीरेंद्र जी भी आ रहे थे। अब इतने आपके मंत्री भी आ रहे थे, एडिटर भी आ रहे थे, तो एक डीसी की क्या जरूरत है कि वो फंक्शन को रोक दे। दूसरी बात जो इनके बारे में जो क्वेश्चन है कि वो टेबल पर क्यों घूमता रहा, तो उसके बारे में भी मैंने जब यही सवाल मैंने उनसे भी किया था, यार ये क्वेश्चन अमृतसर का केस था तो इसको करनाल क्यों ले गए। तो उन्होंने एक बात कही कि जो ओरिजिनल केस था वो अमृतसर में चलना था, थानेदार ने बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट बनाई थी, जो लोकल एसएचओ था पुतलीगढ़ मतलब पुतलीगढ़ थाना है अमृतसर में उसका। तो उन्होंने कहा, लेकिन हुआ क्या, दो आईजी पंजाब दानेवालिया थे, वो काली माइंडेड थे, उन्होंने जैसे केस को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करने के लिए कि ज्यादा सख्त करो, उन्होंने वो पॉइंट ऑफ लोकेशन था जो गोली का, जहां गोली चली, वो चेंज कर दिया। अब पॉइंट ऑफ लोकेशन चेंज करने के लिए केस स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो थानेदार की जो फाइल थी किसी वकील ने या किसी ने थाने से चुरा कर वहां दिल्ली किसी को दे दी, और उसके बाद मतलब जे हरियाणा की किसी कोर्ट में या शायद हाई कोर्ट में लगा दी कि जे देखो, मतलब थानेदार अमृतसर में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, जे तो फाइल को ही चेंज कर रहे हैं। तो उसके कारण जे केस बेसिकली पंजाब से, अमृतसर से उठकर करनाल चला गया, और निरंकारी बाबा को भी एक बहाना मिल गया कि जे मुझे पंजाब में कहीं काली गवर्नमेंट है, जे मुझे फांसी पर ना लटका दे, या कम से कम ना भी लटकाए तो जे ना हो मेरी सारी उम्र जेल में निकाल दे, उसने भी ये डिमांड रख दी। तो केस लैक ऑफ एविडेंस के कारण और डिस्टॉर्शन ऑफ एविडेंस के कारण करनाल में कोर्ट में हार गया था। ये मेरे भाई साहब से कहना चाहूंगा। इसके बारे में जो केस है, जे आजकल भी किसी आईएएस ऑफिसर के घर पर जे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट वगैरह आज भी पड़े हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी और रवि जी, आप दोनों का हमारे एक तरह से एक नया विजन देने के लिए और एक सच पर बात करने के लिए कि जरनैल सिंह भिंडरावाला को एक कल्प्रिट जरूर बनाया गया, लेकिन असली मास्टरमाइंड वो नहीं थे। असली मास्टरमाइंड अपना काम सरकार की नाक के नीचे करता रहा, उसे फलने फूलने दिया गया प्रॉपर, और जब वो ऊपर उतर गया उस चीज से, जब वो विदेशों में इस चीज को चलाने लग गया, तो भारत में उस चीज से ध्यान हटाने के लिए पंजाब में ये सब कर दिया गया 84 में आकर। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। इसी चर्चा को हम बहुत जल्द प्लान आउट कर लेंगे, एक सेकंड एपिसोड भी करना है सर, क्योंकि ये अभी अधूरी चर्चा है, लेकिन इसका सेकंड पार्ट हम जरूर करना चाहेंगे। बिल्कुल जी, जैसे आपकी मर्जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बल 360 विद्वानों में आज हमने बात की कि वो कौन था जिसने सालों साल खालिस्तान का सपना पाले रखा, यहां तक कि डाक टिकट, करेंसी, पासपोर्ट और एम्बेसी तक एस्टेब्लिश कर दी एक तरह से। उसके बावजूद भारत सरकार ने ना तो उस पर कोई कार्रवाई की, और जब वो वापस आए बस इतनी सी कार्रवाई की कि वो 20 साल तक देश से बाहर रहे, लेकिन देश से बाहर रहकर उन्होंने देश के लिए डैमेज का ही काम किया, क्योंकि इस मुहिम को उन्होंने अदर वेस्टर्न मुल्क में, कनाडा और अमेरिका में उन्हें इस चीज का सपोर्ट मिला। और उसके साथ जब दोबारा वो भारत में आए तो भारत में आकर उन्होंने खालसा राज पार्टी बनाई, जिसमें वो खालिस्तान का झंडा, अपना लेटर हेड वगैरह सब कुछ भी बनाया। पायनियर एक अखबार में ने भी लिखा था कि खालिस्तान की जो ये खालसा
राज पार्टी जो है ये एक तरह से लेटर हेड पार्टी बनकर रह गई है। क्यों? क्योंकि पंजाब का यूथ उनकी इस मुहिम में 2002 में अट्रैक्ट नहीं हुआ। एक तरह से तो हम समझ सकते हैं कि आतंक के दौर से निकलने के बाद पंजाब अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता था। यहाँ के लोग शांति और अमन चाहते थे, इस तरह की किसी भी प्रॉब्लमेटिक उसमें अपने राज्य को नहीं लाना चाहते थे। तो आज पहले पार्ट में हमने ये बात की और जगजीत सिंह चौहान के ऊपर खुलकर बात की कि वो कौन था, कैसे उसने किया, किसने उसको सपोर्ट किया, कहां सरकारों से चूक हो गई और कहां सरकार थोड़ी बहुत सख्त हुई। तो ये बिल्कुल ही एक अलग चीज निकल के आई कि शायद अब कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जगजीत सिंह चौहान को बचाने के लिए जर्नैल सिंह भिंडरावाला को एक तरह से हिट लिस्ट में नंबर 1 पर रखा गया। तो ये सारे इस तरह के और आगे सवालात पर हम चर्चा करेंगे अपने इसी प्रोग्राम के सेकंड एपिसोड में। तो वर्ल्ड 360 मनु में आज इतना ही। जल्द मुलाकात करते हैं नए सब्जेक्ट और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हमारे साथ।